out with the section number 6 of your chapter Force and Laws of Motion. तो अभी हम यहाँ पे section number 6 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about some important questions related to Newton's first law of motion and Newton's second law of motion, also related to the force and inertia. Clear? हम यहाँ पे फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ऑब्वियसली जो फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल्स एंड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी वैल्यू रखते हैं, इसीलिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के दो सेट बनाए हैं. सेट नंबर फर्स्ट में, दैट इज जो हमारा ये सेट नंबर फर्स्ट है, जो ये सेशन है, इसमें सेट नंबर फर्स्ट इंक्लूडेड है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 1. Why do we tend to fall outward when a car takes a steep turn? यदि कोई भी कार एक टर्न लेती है तो ऐसा क्यों फील होता है कि हम आउटवर्ड फॉल होने वाले हैं? Actually, we tend to fall outward when a car takes a steep due to the inertia of direction. मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इनर्शिया वाला सेशन करा रही थी कि कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि अपनी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को स्टेट ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करके रखे, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई करना पड़ता है. तो यदि कोई भी कर्व पे जो कार है या बस है उसको टर्न लेना होता है तो क्या होता है, पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्व के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दैट इज आउटवर्ड वो मूव हो रहा है. क्लियर? दैट वी टेंड टू फॉल आउटवर्ड व्हेन अ कार टेक्स अ स्टीप टर्न ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्लियर? Now talking about the second question, that is it possible that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? क्या ये पॉसिबल है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हो वो आपको मूव होते हुए अपीयर हो, दैट इज इट अपीयर्स एज लाइक इट इज मूविंग व्हाइल इट इज एट रेस्ट. जब वो रेस्ट पे है तभी आपको लगे कि वो जो ट्रेन है जिसमें आप बैठे हुए हो वो मूव हो रही है. Then yes, it is possible, because if other train is running in adjacent line to the train we are sitting, it seems that our train is moving in opposite direction. ऐसा possible है क्योंकि यदि एक हमारी adjacent line वाली ट्रेन पे जो हमारी adjacent line है उस पे यदि कोई other train run कर रही है तो जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं हमें ऐसा दिखेगा कि हमारी ट्रेन भी रन हो रही है but in the opposite direction. Clear? That yes, if the other train is running in adjacent line to the train we are sitting, it seems that our train is moving in opposite direction. Next question is, why should we wear safety seat belts in a car? हमें जो कार है उसमें सेफ्टी सीट बेल्ट्स को वेयर करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अबाउट इनर्शिया, कि जो नॉर्मली हम कार है उसमें सेफ्टी सीट बेल्ट क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों वेयर करते हैं? एक्चुअली ड्यू टू इनर्शिया वी मे हर्ट व्हेन द कार सडनली स्टार्ट्स और स्टॉप्स. क्लियर है? जब भी कोई कार सडनली स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है तो इनर्शिया की वजह से हमें हर्ट हो सकता है, जो हमारी बॉडी है उसे डैमेज हो सकता है. एंड सेफ्टी बेल्ट्स प्रोटेक्ट्स अस बाय स्लोइंग डाउन द मोशन इन सच अ सिचुएशन. और सेफ्टी बेल्ट्स हमें प्रोटेक्ट करके रखती है. कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है कि जो मोशन है वो उसे स्लो डाउन कर देती है ऐसी सिचुएशंस में, और मोशन की स्लो डाउन होने की वजह से जो हम हैं, जो पर्सन है, वी कैन से हम हैं या आप हो, ऑब्वियसली जो भी पर्सन है उसे हर्ट नहीं होगा, उसे डैमेज नहीं होगा. तो क्लियर? Why should we wear safety belts? Because due to inertia, we may hurt when the car suddenly starts and stops. But the safety belts protects us by slowing down the motion in such a situation. Next question is, dry leaves fallen on the ground from trees blow off with wind, while fruits do not. Why? जितने भी हमारे ड्राई लीव्स रहते हैं जो ग्राउंड पे गिर जाते हैं ट्रीज से, दे ब्लो ऑफ विद वाइंड. वाइंड के साथ साथ वो ब्लो हो जाते हैं. व्हाइल फ्रूट्स डू नॉट, दैट इज जो ट्रीज हैं वहां से जो ड्राई लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, विंड के साथ साथ ब्लो हो जाते हैं, जबकि ऐसा फ्रूट्स के साथ नहीं होता. इसका रीजन क्या होता है? एक्चुअली फ्रूट्स हैज मोर मास, हैंस ग्रेटर इनर्शिया ऑफ फ्रूट्स देन लीव्स. क्लियर है? मैंने आपको बताया था जो इनर्शिया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी, राइट? जो फ्रूट्स है उनका लीव्स से ज्यादा मास होता है, फ्रूट्स का ग्रेटर मास है, देयरबाय ग्रेटर इनर्शिया
इनर्शिया, फ्रूट्स है उन पे ग्रेटर इनर्शिया अप्लाई होगी, जबकि जो लीव्स है उन पे स्मॉलर इनर्शिया अप्लाई होगी। तो क्योंकि फ्रूट्स पे ग्रेटर इनर्शिया अप्लाई हो रही है, इसीलिए उनकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करना आसान नहीं होगा, जबकि जो लीव्स है उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे स्मॉलर इनर्शिया अप्लाई हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज a water tanker filled up to 2/3 of its height is moving with a uniform speed. Clear? कोई भी एक वाटर टैंकर है जो 2/3 of its height तक वो फिल्ड है, क्लियर, is moving with a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। On a sudden application of the brake, in which direction the water in the tanker would flow. तो सपोज करो कि सडन एप्लीकेशन हुआ ब्रेक्स का, तो किस डायरेक्शन में जो वाटर है टैंक का वो फ्लो करेगा। Actually, on sudden application of brake, the tanker will come in the state of rest, but the water remains in the state of motion. जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई होंगे तो क्या होगा, जो टैंकर है वो स्टेट की रेस्ट में आ जाएगा, जबकि जो वाटर है वो मोशन की स्टेट में रहेगा। Thereby, water will move forward. इसीलिए जो वाटर है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। Clear? That on sudden application of brake, the tanker will come in the state of rest, but the water remains in the state of motion. So the water will move forward. Next question is, place a water filled tumbler on a tray. Clear? Hold the tray and turn around as fast as you can. Why does water not pull? आपको क्या करना है, आपको वाटर लेना है, वाटर फिल्ड टम्बलर लेना है, उसे ट्रे पे रखना है किसी पे, आपको ट्रे को पकड़ना है, क्लियर, और उसको एज फास्ट एज आप कर सकते हो उतना आपके अराउंड टर्न करना है। लेकिन जो वाटर है वो गिरेगा नहीं, दैट विल नॉट पुल। व्हाई? Actually, it is because the downward weight of water provides it the force required to keep moving in circle. That is centripetal force. That is उसपे एक centripetal force apply होती है, और जो centripetal force होती है उसकी वजह से क्या होता है, it provides, I mean to say, this provide it a force required to keep moving in a circle. जो centripetal force है उसी की वजह से क्या होता है, वो सर्कल में मूव करने के लिए उसे ऑब्वियसली स्पेस प्रोवाइड करती है। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से जो वाटर है वो पुल डाउन नहीं होगा। क्लियर? दैट द डाउनवर्ड वेट ऑफ द वाटर प्रोवाइड्स इट अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग इन अ सर्कल, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी एक्सीलरेट्स व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाई? यदि किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है तो जो बॉडी है वो एक्सीलरेट करेगी क्या? You have to answer true or false. And why? Obviously, it is false. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। क्लियर? तो क्या है, जब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंस फोर्स है वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे। क्लियर? It is false because according to Newton's second law, momentum of a body changes only when unbalanced force acts on it. Clear है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमें क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही बताता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब कोई भी अनबैलेंस फोर्स उस पे एक्ट कर रही हो। यदि बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन यदि अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट करेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज momentum of a body changes only when an unbalanced force acts on it. Next question is, why a person helpless when he falls on a spongy surface? कोई भी person spongy surface पे fall down करता है, then why he is so helpless? Actually, in case of a spongy surface, the change in momentum takes longer duration of time. So force exerted on his body is less. Spongy surface पे क्या रहता है, जो मोमेंटम में चेंज होता है उससे ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर? दैट द चेंज इन मोमेंटम टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन केस ऑफ स्पॉन्जी सरफेस, सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज बॉडी इज लेस। इसीलिए जो फोर्स उसकी बॉडी पे एक्सर्ट होगी वो लेस होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। एक्सप्लेन। कोई भी गोलकीपर है सॉरी आई स्लिप दैट, कोई भी गोलकीपर है, ठीक है, वो फुटबॉल के गेम में क्या कर रहा है, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड पुल करता है आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। जब तक मतलब जब बॉल को उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, सो आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल ही पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड।
You have to explain why. Actually, the goalkeeper pulls his hands backward after holding the ball to decrease the rate of change of momentum by increasing the time. वो इसे इसलिए करता है, जैसे ही वो अपने हैंड्स को पुल करेगा उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा. रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आई मीन टू से टाइम जैसे वो इंक्रीज होगा, टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ जो रेट ऑफ मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाएगा. By doing this, the less force is exerted on hands. इसकी वजह से क्या होगा, जो उसके हैंड्स हैं उस पे लेस फोर्स एक्सर्ट होगी, सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्लियर है. हमने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, हमने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्लियर. अभी यदि जो मोमेंटम है उसका रेट डिक्रीज हो जाए तो जो उसके हैंड्स हैं उस पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट नहीं होगी, दैट इज जो गोलकीपर है वो हर्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind. From this incident, what can you predict about the motion of the train? कोई भी पैसेंजर है जो मूविंग ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, वो एक कॉइन टॉस करता है. जब वो कॉइन टॉस करता है तो जो कॉइन है वो उसके पीछे गिरता है. सो यू हैव टू आंसर कि इस इंसिडेंट से आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो ट्रेन के मोशन के बारे में. Actually, if the coin falls behind the passenger, that means the train is accelerated. Clear है. यदि कोई भी कॉइन है वो पैसेंजर के बिहाइंड फॉल डाउन कर रहा है तो जो ट्रेन है वो एक्सीलरेशन में होगी, that will be accelerated. When the coin is tossed, जब भी किसी कॉइन को टॉस किया गया, it has some velocity as that of train, but during the time it is in air, its velocity becomes less than that of train because the train is accelerated, so it falls behind the passenger. जब भी कोई कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होती है. क्लियर. बट जब जैसे ही हम कॉइन को टॉस करेंगे, जब टॉस करेंगे तो जो वेलोसिटी है कॉइन की वो कम हो जाती है, जबकि जो ट्रेन है वो एक्सीलरेट कर रही है. क्लियर. इसी वजह से क्योंकि जो कॉइन है उसकी जो वेलोसिटी कम हो जाती है, दिस इज द रीजन इट फॉल्स बिहाइंड द पैसेंजर. इसीलिए जो कॉइन है वो पैसेंजर के पीछे गिर जाता है. Next question is, what did Galileo conclude on the basis of his experiment on the motion of objects? Galileo ने अपने experiments के basis पे क्या conclude किया about the motion of the objects? Actually, he concluded that a body continues to move with the same velocity if no unbalanced force act on it. Galileo के according क्या था कि कोई भी body है वो move करती रहेगी, it will move continuously with the same velocity जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स उस पे एक्ट नहीं करेगी. क्लियर. दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ स्मॉल बॉय इज ट्राइंग टू पुश अ हैवी स्टोन, मेंशन वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन. कोई भी स्मॉल बॉय है जो स्टोन है उसको पुश करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो आपको ये बताना है कौन कौन सी फोर्स उस स्टोन पे लगी होंगी. So the first force is force of reaction exerted by the ground on the stone is vertically upward. सबसे पहले जो ground है, जिस ground पे वो stone place है, वो force of reaction exert करेगा जो vertically upward direction में होगी. तो first force होगी force of reaction exerted by the ground. Second will be the gravitational force exerted by the earth which pulls the stone in downward direction. Second क्या होगी, gravitational force होगी. ऑब्वियसली अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, जो स्टोन है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी. क्लियर. थर्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द स्टोन. थर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो स्टोन के थ्रू एक्सर्ट हो रही है. क्लियर. एंड द फोर्थ विल बी द फोर्स ऑफ पुश एक्सर्टेड बाय द बॉय. और फोर्थ फोर्स होगी फोर्स ऑफ पुश जो कि एक बॉय जो एक्सर्ट कर रहा है. तो चार फोर्सेस लगेंगी. फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, second gravitational force exerted by the earth, and third force of friction exerted by the stone, and fourth force of push exerted by the boy. Next question is, name the forces acting on a book placed on a table. Why does the book not move on its own if force are acting on it? क्लियर है. आपको ये बताना है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं. आई मीन टू से कोई टेबल है जिसपे आप बुक्स रखिए, तो आपको ये बताना है जो बुक है उस पे कौन कौन सी फोर्स लगी होंगी, और जब भी फोर्स लग रही है फिर भी जो बुक है वो मूव क्यों नहीं करती खुद. तो कौन कौन सी फोर्स होंगी. फर्स्ट होगा वेट ऑफ द बुक डाउनवर्ड. दैट इज जो बुक है उसका जो वेट है वो फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सेकंड होगा रिएक्शन ऑफ द टेबल अपवर्ड.
जो टेबल है उसकी जो रिएक्शन आएगी अपवर्ड, एक वो फोर्स होगी, तो दो फोर्स हो गई, weight of the book downward and the reaction of table upward. Clear? But the thing is, why does the book does not move on its own if force are acting on it? क्यों ऐसा होता है कि बुक खुद ब खुद मूव नहीं करती जब भी उस पे फोर्स तो अप्लाई हो रही है? ऐसा इसलिए होता है because the book does not move in its own because the force are balanced. क्योंकि जो फोर्स है वो बैलेंस है, दैट इज जो वेट है वो एक्शन क्रिएट कर रहा है, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेबल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है वहां पे जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है, और जब बैलेंस फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होता, जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। हाँ, बट यहाँ पे एक और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए जिसकी वजह से इन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है वो तो जीरो है, बट एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट उसे अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर दे वहां पे, तो जो बुक है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने मोमेंटम हुआ, इनर्शिया हुआ, और वी कैन से सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।